acid is 46.1 Simon centimeter square per mole. Calculate alpha and K. और lambda naught H plus equals to 349.6 and lambda naught HCOO minus equals to 54.6. ध्यान देना, ध्यान से। कोलरास लॉ में कहा गया कि अगर किसी सॉल्यूशन को इनफाइनाइट डाइल्यूट किया जाए तो उस वक्त उसका मोलर कंडक्टेंस लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस कहलाएगा। और वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस कैसे पता चलेगा? तो उसके आयन के सम के बराबर होगा। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन is represented as the sum of the contribution of cation and anion. तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl क्या है? तो Na प्लस प्लस Cl माइनस, Na प्लस प्लस Cl माइनस। उसी तरह से किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस उसके आयन के सम के बराबर होगा। दैट इज कोलरास लॉ। एप्लीकेशन 3 है। It is applicable to find molar conductivity of each electrolyte. It is used to find out the degree of dissociation, alpha equals to lambda m upon lambda m naught, and it is used to find the dissociation constant of weak electrolyte, यानी dissociation constant C alpha square 1 minus alpha। अब इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल इंटेक्स 3.9 में कहता है मोलर कंडक्टेंस ऑफ 0.025 इज इतने मोल्स पर लीटर। मिथेनोइक एसिड इज इतने साइमन सेंटीमीटर पर मोल। कैलकुलेट अल्फा एंड के। अल्फा तो तभी पता चलेगा जब दोनों मोलर कंडक्टेंस हो और साथ में कंसंट्रेशन हो तभी के। तो ध्यान से देखना, मुझे दोनों मोलर कंडक्टेंस चाहिए। एक तो दे रखा, लेमडा एम गिवन है, लेमडा एम इक्वल्स टू 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। मोल्स पर लीटर कंसंट्रेशन दे रखा है 0.025 इतने मोल्स पर लीटर। अब इनके हेल्प से हम लेमडा एम नॉट निकाल लेंगे। मिथेनोइक एसिड का, मिथेनोइक एसिड HCOOH, तो लेमडा नॉट H प्लस प्लस लेमडा नॉट HCOO माइनस, HCOO माइनस कितना 349.6 प्लस 54.6 इक्वल्स टू दोनों को जोड़कर कितना आएगा? तो 404.2। तो अल्फा इक्वल्स टू लेमडा एम अपॉन लेमडा एम नॉट इक्वल्स टू लेमडा एम 46.1 अपॉन 404.2 इक्वल्स टू 0.11। ये आ गया आपका अल्फा। और अल्फा निकलने के बाद हम के निकाल सकते हैं। के निकाल सकते हैं कैसे? ध्यान देना, के इक्वल्स टू आपने लिखा सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, अभी अभी हमने पढ़ा है पीछे। तो यहाँ पर के इक्वल्स टू सी कितना दे रखा है 0.025, अल्फा आपने अभी निकाला 0.11 का स्क्वायर बटे 1 माइनस 0.1। इसे जब तुम सॉल्व करोगे आएगा 3.08 इंटू 10 का पावर -4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तुरंत बोलो। जिन्हें प्रॉब्लम हो हम फिर से वहां आ रहे हैं। कोलार्स लॉ आपने पढ़ा। कोलार्स लॉ से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल
एक न्यूमेरिकल जिसमें सब कुछ फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले लेमडा एम दे रखा है, कंसंट्रेशन दे रखा है, हमने लेमडा एम नॉट निकाला। लेमडा एम नॉट कैसे निकलेगा? तो आयन के सम के बराबर, आयन के सम के बराबर। फिर अल्फा लेमडा एम अपॉन लेमडा एम नॉट, और अल्फा निकल गया तो के निकल गया, के इक्वल्स टू सी अल्फा अपॉन दिस। कोई दिक्कत? किसी को कुछ भी पूछना हो तुरंत पूछना। अब एक न्यूमेरिकल और जिसमें आपने कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये सब कुछ पढ़ा। रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट। ध्यान देना अच्छी तरह से। एग्जाम्पल 3.5, एग्जाम्पल 3.5 ध्यान से। रेजिस्टेंस दे रखा है, शॉर्ट में लिख रहे हैं। रेजिस्टेंस गिवन है 5.55 इंटू 10 का पावर 3 ओम, ये रेजिस्टेंस गिवन है। और कंसंट्रेशन भी गिवन है 0.05 मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर। डायमीटर ऑफ कॉलम दे रखा है, डायमीटर ऑफ कॉलम 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर दे रखा है। कैलकुलेट रेजिस्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड सेल कांस्टेंट, जो आपने पढ़ा। किसी सॉल्यूशन में किसी कॉलम का ये कंडीशन दे रखा और सब कुछ निकालने बोल रहा है। एग्जाम्पल 3.5, कितना सिंपल, ध्यान देना। रेडियस दे डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस पता चल गया। रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर अपॉन 2, 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 0.5। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर, किसी कॉलम का पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर फॉर्म में कॉलम होता है, इक्वल्स टू 22/7 इंटू 0.5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0.78। सेल कांस्टेंट L अपॉन ए, सेल कांस्टेंट L अपॉन ए इक्वल्स टू 50 अपॉन 0.78, 50 अपॉन 0.78 इक्वल्स टू 64। कैलकुलेट कर लेंगे। अब नाउ K इक्वल्स टू 1 अपॉन R इंटू L अपॉन ए। तो 1 अपॉन R कितना है? 5.55 इंटू 10 का पावर 3। लेंथ अपॉन एरिया आपने अभी निकाला 64 इक्वल्स टू 11.53 इंटू 10 का पावर -3। जिसे प्रॉब्लम है तुरंत कहना सर नहीं समझ आया। अब के निकल गया तो रो निकल जाएगा 1 अपॉन के, 1 अपॉन के तुमने इतना निकाला 11.53 इंटू 10 का पावर -3 इक्वल्स टू 86.7। कैलकुलेट करने पर अब जब सब निकल गया तो लेमडा एम इक्वल्स टू के इंटू सेल कांस्टेंट। के तुमने निकाला, कितना निकला है के? तो के है लेमडा एम इक्वल्स टू के, लेमडा एम निकालना है ना, तो के इंटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन। ठीक, के का वैल्यू हमने निकाला 11.53 इंटू 10 का पावर -3 इंटू 1000 अपॉन
कंसंट्रेशन कितना दे रखा है 0.05 0.05 कैलकुलेट करेंगे आपको मिलेगा 230.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। आपके सामने है, हमने दो न्यूमेरिकल सिर्फ इसलिए किया, दो न्यूमेरिकल की जो भी हमने आपको पढ़ाया वो समझ आ जाए। एक कुलार्स लॉ से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल थे और दूसरा कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी। ध्यान देना, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहता है एक कॉलम है सॉल्यूशन के अंदर, उस कॉलम का रेजिस्टेंस ये है, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ये है, कॉलम का डायमीटर ये है और लेंथ ये है। कहा गया कि कैलकुलेट रेजिस्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और सेल कांस्टेंट। सब कुछ निकालना है जो हमने पिछले क्लास में। तो सबसे पहले डायमीटर के हेल्प से रेडियस निकल गई, रेडियस डायमीटर अपॉन 2। कॉलम ये है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो सेल कांस्टेंट लेंथ अपॉन एरिया, लेंथ दे रखा है, एरिया आपने निकाला। जब सेल कांस्टेंट निकल गया तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कंडक्टिविटी 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए, आर दे रखा है 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए आपने निकाला, ये आया। जब आपने के निकाल लिया तो रो निकल जाएगा, क्यों रो 1 अपॉन के, तो 1 अपॉन के। अब फाइनली लेमडा एम, के इंटू 1000, के इंटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन, तो के हमने निकाला है इंटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन दे रखा। कोई दिक्कत? अगर आपको फॉर्मूला पता हो, हाँ एक सेकंड, किसी ने पूछा कंसंट्रेशन इतने मोल्स पर लीटर है, तो कंसंट्रेशन तो मोलैरिटी में ही होता है, मोल्स पर लीटर में ही होता है। सेंटीमीटर के रेस्पेक्ट में निकालते हैं ना, इसलिए तो 1000 लगाते हैं। कोई दिक्कत? किसी को कुछ भी पूछना हो तुरंत कह दो, किसी को कुछ भी पूछना हो। एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल और है, जरा उस पर ध्यान देना, वहां भी थोड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल, वहां भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्यों? क्योंकि एक ही सॉल्यूशन का दो फॉर्म वहां दिया हुआ है। एग्जाम्पल 3.4, एग्जाम्पल 3.4 क्वेश्चन में कहता है कि केसीएल का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ केसीएल। थ्योरी में लिखता है इसलिए समझ में कुछ बच्चों को नहीं आता, मैक्सिमम को आता है। तो पहला केस है इधर और दूसरा केस इधर, केसीएल का ही दोनों सॉल्यूशन। एक में कहता है कंसंट्रेशन ऑफ केसीएल सॉल्यूशन 0.1 मोल्स पर लीटर, रेजिस्टेंस 100, कंडक्टिविटी के यानी कंडक्टिविटी 1.29, साइमन पर मीटर के फॉर्म में, साइमन पर मीटर के फॉर्म में। दूसरे में कहता है कंसंट्रेशन
0.02 मोल्स पर लीटर। रेजिस्टेंस दे रखा 520 ओम। इसके बारे में कहता है कि कैलकुलेट के एंड लैम्डा एम। केसीएल सॉल्यूशन का दो कंसेप्ट दे रखा है क्वेश्चन में। बच्चा कंफ्यूज होता है क्योंकि थ्योरी में लिखा हुआ है, ऐसा लग रहा है एक ही में सब मिक्स है। नहीं, केसीएल का सॉल्यूशन दो कंसेप्ट दे रखा है, एक कंसेप्ट ये, दूसरा ये, और दूसरे का के और लैम्डा एम निकालना है। अब दूसरे का कह रहा है तो इसको क्यों दे रखा है? जरूरत है। क्यों? सेल कांस्टेंट कांस्टेंट होता है क्योंकि सॉल्यूशन तो वही है। इसकी जरूरत है सेल कांस्टेंट यूज करके इसमें डालना, इसलिए दो केस बना है। तो आंसर में फ्रॉम फर्स्ट केस ध्यान देना, फ्रॉम फर्स्ट केस से कांस्टेंट 1/r स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल्स टू सेल कांस्टेंट, या आप ऐसे भी लिख सकते थे, हमने लिखवा रखा है कि सेल कांस्टेंट इक्वल्स टू के इंटू आर। के दे रखा है 1.29 और आर भी दे रखा है 100, यानी इक्वल्स टू 129 पर मीटर और 1.29 पर सेंटीमीटर, मर्जी आपकी। ठीक, अब इसी के नीचे इन केस फ्रॉम सेकंड केस में आ जाओ, क्योंकि मुझे इनका के निकालना। ठीक, तो k इक्वल्स टू, सबसे पहले k निकालेंगे 1/r इंटू सेल कांस्टेंट। 1/r दे रखा है 520 और सेल कांस्टेंट आपने अभी निकाला 1.29 सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में ले रहे, तो इक्वल्स टू 0.248 इंटू 10 का पावर -2 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। एक ही बात है, -2 यूज कर ली। अब नाउ ये निकालेंगे, तो लैम्डा एम इक्वल्स टू के अपॉन कंसंट्रेशन इंटू 1000। के हमने निकाल रखा है 0.248 इंटू 10 का पावर -2 इंटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन दे रखा 0.02 इक्वल्स टू 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये एग्जाम्पल है, जब आप बुक का एग्जाम्पल देखेंगे आपको समझ में शायद ना आए, इसलिए हमने आपको बता दिया कि केसीएल का सॉल्यूशन है। इसके दो कंडीशन दे रखे, पहले कंडीशन, दूसरे कंडीशन में के और लैम्डा एम निकालना। तो इसकी जरूरत क्या है? सेल कांस्टेंट के लिए। क्यों? सॉल्यूशन अगर सेम हो तो सेल कांस्टेंट भी सेम ही रहेगा। तो पहले के हेल्प से हमने सेल कांस्टेंट निकाला, उसका वैल्यू पुट करके के निकाले, के का वैल्यू पुट करके लैम्डा एम। क्या उम्मीद करें आपको समझ आया? क्या उम्मीद करें आपको समझ आया? अब आगे चलें। ध्यान देना, अब नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, ध्यान देना, आपका ध्यान देंगे सारे लोग,
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल खत्म होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल शुरू होता है। बहुत ध्यान से देख, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल खत्म होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल शुरू होता है। ध्यान देंगे, एक टॉपिक पूरा हुआ, दूसरा टॉपिक शुरू हुआ। फिर से कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनो। एक ऐसा सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आपने पढ़ा, उसमें केमिकल एनर्जी में, अब ये केमिकल रिएक्शन के थ्रू करंट जनरेट कर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल केमिकल रिएक्शन के थ्रू करंट जनरेट करना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यानी कि सेल विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। Chemical energy to electrical energy, that is electrochemical cell। 11th में भी हमने पढ़ा, इसलिए ध्यान देना। इसमें होता क्या है, तो gives energy of a spontaneous redox reaction converted into electrical work in this cell, gives energy of a spontaneous redox reaction converted into electrical work, gives energy of a spontaneous redox reaction converted into electrical work, that is electrochemical cell। 11th में भी पढ़े थे, बहुत ध्यान से देखना। एक बार में हमारे पास दो कंटेनर है और दोनों में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। दो कंटेनर है, दोनों में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। दो कंटेनर है, दोनों में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। हमने दो इलेक्ट्रोड डाला, माना इसमें जिंक सल्फेट है और इसमें कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट कॉपर सल्फेट, और दोनों में एक एक इलेक्ट्रोड डाले। जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसलिए जिंक इलेक्ट्रोड। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, कॉपर इलेक्ट्रोड। आराम आराम से चल रहे। जैसे ही दोनों वायर को तुम कनेक्ट करोगे, जैसे ही दोनों वायर को तुम कनेक्ट करोगे, इन दोनों में जो मोर रिएक्टिव है वो टूटकर बिखरने लगेंगे। इन दोनों में जो मोर रिएक्टिव है टूटकर बिखरने लगेंगे। हमें पता है जिंक और कॉपर में जिंक मोर रिएक्टिव है, तो जैसे ही इन दोनों को कनेक्ट करेंगे जिंक टूटकर बिखरने लगेगा सॉल्यूशन में। जिंक टूटकर सॉल्यूशन में बिखरने लगेगा। किस रूप में बिखरेगा, तो इस रूप में बिखरेगा, इस रूप में बिखरेगा। जिंक आयन सॉल्यूशन में आएगा, दो इलेक्ट्रॉन यहीं रहेगा, ये दो इलेक्ट्रॉन यहीं रहेगा। इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, इसलिए ये पॉइंट एनोड कहलाएगा, ये पॉइंट एनोड कहलाएगा। ये दो इलेक्ट्रॉन यहीं पर है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, इस वजह से ये रॉड नेगेटिव की तरह बिहेव करेगा। जिंक ने
डिसोसिएशन शो किया। तो जिंक आयन सॉल्यूशन में 2 इलेक्ट्रॉन यही, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करेगा और ऑक्सीडेशन होने की वजह से एनोड। ये इलेक्ट्रॉन यही क्यों है? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को ये कॉपर ये पहले से इस फॉर्म में है। सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। सॉल्यूशन का कॉपर आयन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन नीचे नहीं जाकर यहीं रहे, क्योंकि और फाइनली इसे खींच लिया। तो कॉपर आयन जो है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया और खींच करके कॉपर बनाया। तो सॉल्यूशन का कॉपर आयन इस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके कॉपर बनाकर इस पे जमा होने लगा। सॉल्यूशन का कॉपर आयन कॉपर बनकर इस पे जमा होने लगा। तो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने के लिए Cu2+ इधर मूव किया, Cu2+, तो ये 2+ की वजह से पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा और इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है रिडक्शन, तो ये कैथोड कहलाए, तो ये कैथोड कहलाए। अगर कॉपर आयन इस पे जमा हो गया तो सॉल्यूशन में क्या बचा? सिर्फ सल्फेट आयन। सॉल्यूशन में क्या बचा? तो सिर्फ सल्फेट आयन। जैसे ही आयन सॉल्यूशन में आएगा रिएक्टिविटी रुक जाएगी। आयन सॉल्यूशन में आते ही रिएक्टिविटी रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि आयन फर्दर आयन को आने नहीं देगा, कोई कटायन फर्दर कटायन को आने नहीं देगा, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। इसलिए रिएक्शन तुरंत रुक जाएगा और आगे बढ़ाने के लिए मुझे इसे हटाना होगा या न्यूट्रल करना होगा। हटा नहीं सकते हैं, न्यूट्रल कर सकते हैं। न्यूट्रल करने के लिए हम एक सॉल्ट ब्रिज लेते हैं। न्यूट्रल करने के लिए हम एक सॉल्ट ब्रिज लेते हैं। सॉल्ट ब्रिज एक ऐसा यू ट्यूब, इन्वर्टेड यू ट्यूब, जिसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाला रहता है, जैसे KCl, अगर सॉल्यूशन, KNO3 etc। इसका काम होता है अपना नेगेटिव आयन को इसे देना ताकि ये न्यूट्रल हो जाए और अपना पॉजिटिव आयन इसे देना ताकि ये न्यूट्रल हो जाए। ये इसका काम है, इसको न्यूट्रल करते रहना ताकि ये कंटिन्यू टूटे और इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू फ्लो हो। और कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को करंट कहते हैं। हम यहाँ पर एमीटर या गैल्वेनोमीटर लगाकर चेक कर लेंगे कितना करंट फ्लो। तो केमिकल रिएक्शन से करंट का जनरेशन इलेक्ट्रोकेमिकल से। यहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ एनोड, यहाँ गेन हुआ कैथोड। तो ओवरऑल रिएक्शन जिंक प्लस Cu2+ गिव्स Zn2+ और प्लस। इसे हम सेल के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अभी आएंगे। तो हम इसे बोलेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन, जिंक ने अपने इलेक्ट्रोड पे जिंक आयन बनाया, इलेक्ट्रोड है। सॉल्ट ब्रिज, कॉपर आयन अपने इलेक्ट्रोड पे कॉपर बनाया, इसे बोलेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन। इस पूरे सेल का पोटेंशियल क्या होगा, जिसे बोलेंगे सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल E0 सेल से डिनोट करते हैं। सेल पोटेंशियल इन दोनों के सम के बराबर। ये क्या है? ऑक्सीडेशन। ये क्या है? रिडक्शन। तो इसे बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग हाफ सेल, इसे बोलेंगे रिड्यूसिंग हाफ सेल। ये दोनों मिलकर पूरा सेल होता है
ये आधा सेल, ये आधा सेल, ऑक्सीडेशन हुआ ऑक्सीडाइजिंग हाफ सेल, रिडक्शन हुआ रिड्यूसिंग हाफ सेल, दोनों का सम सेल पोटेंशियल। तो इन दोनों के सम को सेल पोटेंशियल बोलेंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग हाफ सेल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिड्यूसिंग हाफ सेल, दोनों का सम सेल पोटेंशियल। लेकिन हमें पता है कि ऑक्सीडेशन जो होता है माइनस रिडक्शन, यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। इन दोनों को रिडक्शन बनाना हो तो इसकी जगह माइनस रिडक्शन कह सकते हैं। माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग हाफ सेल और प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिड्यूसिंग हाफ सेल। इसको इधर करो, इसको इधर, यानी ये कैथोड है, ये एनोड है। तो पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस पोटेंशियल ऑफ एनोड, या यूं भी लिख सकते थे कि ई राइट माइनस ई लेफ्ट। अगर इनका वैल्यू पॉजिटिव आया, इफ तो प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस फिजिबल, और अगर नेगेटिव आया तो नॉन स्पॉन्टेनियस नॉन फिजिबल। अब इनमें बहुत सारे थ्योरी है, एक तो डेफिनेशन के अलावा, ध्यान से सुनते जाना, कुछ थ्योरी बोलेंगे फिर रिपीट भी करेंगे। थ्योरी में बहुत सारी बातें हैं, थ्योरी में बहुत सारी बातें। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन, या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। Potential difference between electrode and electrolyte, or potential difference between two electrode, cell potential. That is cell potential, potential difference between two electrode, जिसे वोल्ट में मेजर करते हैं। अगर इसमें कोई करंट फ्लो ना हो रहा हो तो उस वक्त सेल पोटेंशियल को ईएमएफ कहते हैं। जब इसमें कोई करंट ड्रॉन नहीं हो रहा हो तो उस वक्त सेल पोटेंशियल को ईएमएफ कहा जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। When no current is drawn through the cell, then it is called EMF, electromotive force. Electromotive force. Salt bridge is an inverted U-tube containing inert electrolytic solution. Its function are to complete the circuit by connecting two half cells and maintain electrical neutrality. Maintain electrical neutrality by transfer its ion into solution. अभी हम आपका चैट नहीं पढ़ रहे हैं, केवल बोल रहे हैं। तो इसी पर एक पॉइंट बनेगा और जिन पे क्वेश्चन भी बनता है कि रिडक्शन पोटेंशियल की अगर बात करेंगे, क्वेश्चन बहुत बनता है। तो याद रखना कि लोअर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, लोअर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में, ठीक है। मोर विल बी reducing power, more will be reducing power, and vice versa, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा, रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। वो किसी दूसरे को रिड्यूस तो अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा।
एंड वाइस वर्सा, मतलब अगर ज्यादा हुआ तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज अपने आप को रिड्यूस करेगा। इनमें बहुत सारे थ्योरी भी हैं। रिडक्शन पोटेंशियल दिया रहेगा, इन पे क्वेश्चन आता है। बहुत सारे रिडक्शन पोटेंशियल दिए रहते हैं Mg2+, और बोलेगा अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। इससे पहले कि आप लोग 2-4 सवाल पूछो तो आप लोग चुप करके बैठ जाओ, मुझे ही फिर से बोलने दो, क्योंकि हर बच्चा तरह तरह का सवाल पूछेगा और जहां रुकेंगे वहां पूछना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल also called galvanic cell, galvanic cell also called galvanic cell, केमिकल रिएक्शन के थ्रू करंट जनरेट करना, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके अंदर जो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन का गिब्स एनर्जी जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, यानी गिब्स एनर्जी ऑफ ए स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल, यानी सिंपल वे में केमिकल रिएक्शन टू इलेक्ट्रिक करंट, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक कंटेनर लिए जिंक सल्फेट, एक कंटेनर लिए कॉपर सल्फेट। जिंक सल्फेट है तो जिंक का रॉड, कॉपर सल्फेट है तो कॉपर का रॉड। जैसे ही दोनों को कनेक्ट करेंगे किसी वायर से, जैसे ही किसी को कनेक्ट करेंगे वायर से, हाँ 1 सेकंड होल्ड करना, ठीक है, वायर से कनेक्ट करेंगे, इन दोनों में जो मोर रिएक्टिव होगा वो टूटकर बिखरने लगेगा। हमें पता है जिंक मोर रिएक्टिव है तो जिंक टूटकर बिखरने लगा। जिंक आयन टूटकर सॉल्यूशन में आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन यही, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ऑक्सीडेशन, इसलिए ये एनोड। इलेक्ट्रॉन यही क्यों है? क्योंकि वायर से कनेक्ट होने की वजह से कॉपर सल्फेट का कॉपर आयन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, तो कॉपर आयन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है और कॉपर बना करके इस पे जमा होने लगा, तो ये रिडक्शन इसलिए कैथोड। तो Cu2+ इसकी तरफ गया तो 2+ की वजह से पॉजिटिव चार्ज, तो सॉल्यूशन में सिर्फ सल्फेट रह गया, सॉल्यूशन में सिर्फ सल्फेट रह गया। सॉल्यूशन में आयन होने की वजह से रिएक्शन रुक जाएगा, इसलिए आयन को न्यूट्रल करने के लिए एक इन्वर्टेड यू ट्यूब कंटेनिंग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इसका काम है अपना नेगेटिव आयन इसे देकर, पॉजिटिव इसे देकर इन्हें न्यूट्रल करना, ताकि ये न्यूट्रल होता रहे और ये कंटिन्यू टूटता रहे, ये न्यूट्रल होता रहे और ये कंटिन्यू टूटता रहे और इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू फ्लो होता रहे, क्योंकि कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही करंट, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को करंट कहते हैं। तो इन दोनों का सम ओवरऑल रिएक्शन ये होगी। इसे सेल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो जिंक अपने इलेक्ट्रोड पे जिंक आयन बनाया, सॉल्ट ब्रिज, कॉपर अपने इलेक्ट्रोड पे कॉपर, इन दोनों के पोटेंशियल का सम सेल पोटेंशियल। यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा, ऑक्सीडाइजिंग हाफ सेल, रिड्यूसिंग हाफ सेल, ये पूरा सेल, ये आधा सेल, ये आधा सेल, ये पूरा सेल। तो सेल पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड दैट इज एनोड एंड कैथोड, तो दोनों का सम। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का ऑपोजिट होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ दिस सेल, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दिस। ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में बदले तो माइनस, इसको इधर किए इसको इधर, तो कैथोड माइनस एनोड, क्योंकि ये कैथोड है और ये एनोड।
अगर इनका वैल्यू पॉजिटिव आया तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, फिजिबल है, अदरवाइज नहीं। तो इनसे हमें ये भी पता चला कि जितना ज्यादा लोअर पोटेंशियल होगा उतना ज्यादा रिड्यूसिंग पावर होगा। किसी को रिड्यूस करेगा तो अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा, किसी को रिड्यूस करेगा तो अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा। अब आपको कुछ पूछना है या एक न्यूमेरिकल करे जो 11th क्लास का? एक तो बता ही दिए, बहुत सारे आयंस होंगे, इनका पोटेंशियल दिया रहेगा, बोलेगा अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर। ईएमएफ, ईएमएफ ध्यान देना, जब ये सेल वर्किंग कंडीशन में ना हो, जब ये सेल वर्किंग कंडीशन में ना हो, मतलब when no current is drawn through the cell, then cell potential is considered as electromotive force, यानी EMF, यानी EMF। हाँ, वो अभी बाद में, एक्सटर्नल पोटेंशियल वाली बाद में, अभी वो नहीं आया है। ई पर कॉज, फिर से प्रियंका फिर से बोलो, नहीं सुने। अब मुझे ये नहीं पता फिजिक्स में ईएमएफ क्या। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दो बातें, टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। Potential difference between electrode and its electrolytic solution, that is electrode potential, या simple way में tendency of an electrode to loss or gain electron is called electrode potential। कोई दिक्कत? किसी को कुछ भी पूछना हो तो साफ शब्दों में हर चीज पूछ लो। आगे चले, आगे चले। किसका रिडक्शन पोटेंशियल से रिलेशन, किसका रिलेशन, किसका रिलेशन आपने पूछा? सेल ये है तो सेल का पोटेंशियल क्या होगा? इन दोनों के सम के बराबर। ये क्या है? ऑक्सीडेशन, ये है रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग ऑफ सेल, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिड्यूसिंग ऑफ सेल। लास्ट वाला पॉइंट, लोअर द रिडक्शन पोटेंशियल, यानी अगर रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम है तो इसका मतलब वो दूसरे को रिड्यूस करेगा, अपने आप को नहीं, क्योंकि खुद रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम है। लोअर द रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब खुद नहीं रिड्यूस होगा, वो दूसरे को रिड्यूस करेगा, यानी मोर रिड्यूसिंग पावर हो गया उसका, दूसरे को रिड्यूस करने की टेंडेंसी ज्यादा, खुद रिड्यूस होने की टेंडेंसी नहीं है क्योंकि लोअर है रिडक्शन पोटेंशियल। ईएमएफ जो है सेल पोटेंशियल है, लेकिन कब? तो जब किसी सेल का वर्किंग कंडीशन ना हो। जब ये वर्किंग कंडीशन में हो तो हम इसे सिंपल वे में सेल पोटेंशियल बोलेंगे, वर्किंग कंडीशन, और नॉन वर्किंग कंडीशन में ईएमएफ बोलेंगे। The potential difference between two electrode, that is anode and cathode, when no current is drawn through the cell, when no current is drawn through the cell, यानी नॉन वर्किंग कंडीशन में सेल पोटेंशियल को ईएमएफ बोलेंगे और वर्किंग कंडीशन में सेल पोटेंशियल बोलेंगे। कोई दिक्कत? कहीं कोई प्रॉब्लम हो बोल देना, थ्योरी पार्ट भी आपको सेंड करेंगे जो हमने समझाया। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी। और एक चीज और, सब लोग टाइम पर आइए, जो भी प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप में शेयर करके पूछिए, ये बात बार बार कहते हैं। ठीक, बाकी अगले क्लास में, हाँ, संडे का टाइमिंग 6 बजे का ही रहेगा, अपने आप को सब लोग एडजस्ट करो। संडे को हम
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन केवल करेंगे। संडे का टाइम ऑलवेज 6 बजे का ही रहेगा और संडे को सिर्फ प्रीवियस ईयर करेंगे। और अगर पहले से तुम मेंशन कर दोगे तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्लास में। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना काम।